हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 8th ऑफ मई को आता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस। जो रेड क्रॉस के फाउंडर है या फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जो फाउंडर है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 8th ऑफ मई को। नाम क्या है उनका? तो नाम है हेनरी डुनंट। नाम है हेनरी डुनंट। फाउंडर कौन है रेड क्रॉस के? हेनरी डुनंट। और 8th ऑफ मई 1928 को इनका जन्म हुआ था जिनीवा के अंदर। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हेनरी डुनंट जो थे वो पहले रिसिपिएंट थे जिनको पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था। राइट, जो पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था वो किनको मिला था? हेनरी डुनंट को मिला था। राइट, और थीम क्या है इस साल का वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का? तो थीम है I give with joy and the joy I give is a reward. I give with joy and the joy I give is a reward. Right? फिर नेक्स्ट आता है 8th ऑफ मई को ही वर्ल्ड थैलासीमिया डे। वर्ल्ड थैलासीमिया डे 8th ऑफ मई को ही आता है। थैलासीमिया क्या है? थैलासीमिया एक डिजीज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारे आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है। राइट, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। तो इस डिजीज में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। हमारे आरबीसीज में, ब्लड में आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं थैलासीमिया डिजीज। तो ये जो डे है वर्ल्ड थैलासीमिया डे, ये कमेमोरेट किया जाता है जिन लोगों को थैलासीमिया की बीमारी है, जो लोग थैलासीमिया की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी याद में ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड accessible thalassemia treatment for all. Equitable and accessible thalassemia treatment for all. Right? नेक्स्ट 7th ऑफ मई को हमने एक दिन जो था इम्पॉर्टेंट डे है ये, जो हमने छोड़ दिया था। राइट, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। 7th ऑफ मई को होती है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। राइट, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब होती है? 7th ऑफ मई। तो इनका बर्थ हुआ था 7th ऑफ मई 1861 को। कब बर्थ हुआ था? 7th ऑफ मई 1861 को। राइट, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के अंदर। ये इंडिया के जो टॉप आर्टिस्ट है, नॉवलिस्ट, ऑथर्स, बंगाली पोएट्स, ह्यूमनिस्ट, फिलोसफर्स, उनमें से एक नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। ये बंगाली के थे। राइट, बंगाली पोएट, बंगाली नॉवलिस्ट। राइट, इन्होंने जो इंडिया का नेशनल एंथम है, इंडिया का और बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है, इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। तो ये इन्होंने ही कंपोज किया था 1911 के अंदर। इसके अलावा जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, वो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था वो भी। और इसके अलावा 1913 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था लिटरेचर में। राइट, 1913 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था लिटरेचर के अंदर। और ये उस टाइम के पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको ये प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया था। ये पहले नॉन यूरोपियन थे। राइट, नेक्स्ट 9th ऑफ मई पे चलते हैं। 9th ऑफ मई को होता है महाराणा प्रताप जयंती, जिनको राणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। राइट, राणा प्रताप के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनकी जयंती आती है 9th ऑफ मई को। तो इनका बर्थ कब हुआ था? 9th ऑफ मई 1540 में इनका बर्थ हुआ था। कुंभलगढ़ राजस्थान में इनका बर्थ हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह टू। राइट, उदय सिंह टू के ये सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप। राइट,
और इन्होंने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी। राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ, तो राजस्थान में इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। और इनकी एक सबसे जो फेमस बैटल है दैट इज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राइट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुई थी ये 1576 के अंदर हुई थी। एक साइड पे थे राणा प्रताप सिंह जी और दूसरी साइड पे थे राजा मान सिंह अंबर के, राइट। ये जो राणा प्रताप सिंह जी थे ये मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे थे, और जो मेवाड़ शहर है ये भी उदय सिंह टू ने ही ये जो शहर था वो बसाया था, मेवाड़ शहर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? वैशाली रमेश बाबू तो ये चेस से रिलेटेड है। तो रिसेंटली जो वैशाली रमेश बाबू है तो इनको एक ग्रैंड मास्टर स्लैम से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड मास्टर स्लैम दिया गया है फिडे की तरफ से, राइट, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से इनको ग्रैंड मास्टर स्लैम इनको दिया गया है। अब थोड़े दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की, राइट। तो ये जो है ये किसकी? ये रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की ही सिस्टर है, राइट। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो कि चेस के फेमस प्लेयर है, उनकी ही ये सिस्टर है। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, इंडिया में तो नंबर 1 पे है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका रैंक देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका 84th रैंक है, राइट। 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर who has presented with the अर्जुना अवार्ड in January this year। इस साल जनवरी में इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे रैंक भी दे रखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 84th रैंक है इनका। और जो फेमस चेस प्लेयर है इंडिया के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, उनकी ये सिस्टर है, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज द एविडेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फाउंड रिसेंटली। अर्थ का जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का एक तरह की जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, वैसे ही अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड की भी एक लेयर है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले भी होता था, मतलब बहुत मिलियन बिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस टाइम पे भी जब ह्यूमन नहीं आए थे तो उस टाइम पे भी अर्थ पे हैबिटेबल कंडीशंस थी, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता था। इस चीज के एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ से मिले हैं एविडेंसेस? तो एविडेंसेस हमें मिले हैं ग्रीनलैंड से, राइट। कहाँ से मिले हैं? ग्रीनलैंड से। नेक्स्ट है चाइनाज लूनर प्रोब चांगे 6। नाम क्या है लूनर प्रोब का? चांगे 6। रिसेंटली लॉन्च किया गया है, चाइना ने लॉन्च किया है। तो कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है हाइनान से। कहाँ से लॉन्च हुआ है? हाइनान से लॉन्च हुआ है चाइना का लूनर प्रोब चांगे 6, राइट। तो अब ये जो मिशन लॉन्च हुआ है चाइना का है, तो ये चाइना का है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी एक नैनो सैटेलाइट जो है वहां पे भेजा गया है, मून पे भेजा गया है। और पाकिस्तान ने जो नैनो सैटेलाइट भेजा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है iCube, QAMAR क्यूब सैट, राइट। जो सैटेलाइट पाकिस्तान ने भेजा है इस पे। तो चांगे 6 जो है ये कहाँ पे लैंड करेगा? ये लैंड करेगा ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द वास्ट साउथ पोल एतकिन बेसिन। जो साउथ पोल है एतकिन बेसिन के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जाकर ये लैंड करेगा, राइट। एतकिन बेसिन क्या है? ये एक क्रेटर है मून पे, राइट। सबसे पुराना क्रेटर जो है सोलर सिस्टम जिस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया था, तो उस टाइम का ये क्रेटर है। तो वहां के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ये जाकर लैंड करेगा, चांगे 6 जो मिशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रूट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड एयरबस A350-900। एयरबस A350-900 ये किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी गई है एयर इंडिया से ने, राइट। इसको लॉन्च करा है एयर इंडिया ने। और इसका रूट क्या होगा? इसका रूट है दिल्ली से दुबई तक का। दिल्ली से दुबई तक काफी जो है बिजी रूट है ये, तो इसीलिए एयरबस A350-900 लॉन्च करी गई है दिल्ली दुबई रूट पे, राइट। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ? विद विच कंट्री फॉर डेवलपिंग UPI। UPI डेवलप करने के लिए
इन्होंने कौन सी कंट्री के साथ पैक्ट साइन किया है? तो इन्होंने पैक्ट साइन किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। किसके साथ? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, राइट। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। स्मार्ट क्या है? एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, राइट। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ये लाइट वेट टॉर्पेडो है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से ये लॉन्च किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? सुपरसोनिक मिसाइल होती है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक्स। ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गरुड़ा। अब ये जो ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक्स है, ये क्या करते हैं? ये ऐसे गंदगी के ढेर पे रहते हैं और गंदगी को ही खाते हैं। जैसे ये कूड़े का ढेर है तो कूड़े के ढेर पे कूड़े पे ही रहते हैं और वही ये गंदगी जो है खाते हैं। तो अब लोगों का क्या मानना है कि ये ऐसी गंद खाते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए सही नहीं है, तो क्यों ना इनको खत्म किया जाए। तो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन कम होगी तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो ये गंदगी को खा रहे हैं, अगर यही खत्म हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे जो गंदगी है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए जो ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक है, इनकी कंजर्वेशन के लिए रिसेंटली बहुत ज्यादा काम किए जा रहे हैं। तो IUCN रेड लिस्ट के कौन से कैटेगरी में ये आते हैं? तो ये आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर, राइट। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 4 के अंदर आते हैं। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें ये आते हैं शेड्यूल 4 में। IUCN रेड लिस्ट में ये आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में, राइट। तो रिसेंटली इनकी कंजर्वेशन को लेकर एक जो फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, असम की है पूर्णिमा देवी बर्मन, राइट। असम की है पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको ग्रीन ऑस्कर दिया गया है विटले गोल्ड अवार्ड 2024 के अंदर। ग्रीन ऑस्कर क्या है? ग्रीन ऑस्कर जो है ये यूके वाइल्ड लाइफ का एक चैरिटी अवार्ड है जो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है एंड शी इज फ्रॉम असम, राइट। और किसके लिए दिया गया है? ग्रेटर अर्जुटेंट की कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है, राइट। तो अब ये क्या है? अब इसके ये जो है ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक, ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक के 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स है। कौन कौन से? एक तो कंबोडिया के अंदर है, 2 इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे? एक असम में और दूसरा है बिहार में, राइट। 3 ब्रीडिंग ग्राउंड है। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क सिचुएटेड। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? पुणे में। कहाँ पे है ये? पुणे में है इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, राइट। नेक्स्ट है अजरक गॉट GI टैग फ्रॉम विच स्टेट। रिसेंटली अजरक को GI टैग मिला है। अजरक क्या है? अजरक ये इस तरह का कपड़ा होता है, इसके ऊपर यूजली जो है इसमें ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ का है? कहाँ की स्टेट का है? तो ये है गुजरात स्टेट का, राइट। कच्छ अजरक गुजरात के कच्छ रीजन का है, ये कच्छ अजरक है जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है। Next, who has been appointed as MD and CEO of Jio Financial Services. Jio Financial Services के नए MD and CEO अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? नितेश सेठिया, राइट। 3 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955।
इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। रिसेंटली जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग शादी किसको माना जाएगा? जिसमें 7 फेरे होते हैं, जिसमें 7 फेरे होते हैं उसको ही शादी माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ दूसरी बाकी की रस्में कर लेते हो, जो छोटी मोटी रस्में होती है, नाच गाना कर लेते हो, फंक्शन करते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं माना जाएगा जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते। राइट, जो भी होता है, जैसे सिखिज्म में वो होते हैं, लामा होती है, 4 लामा होती है, तो हिंदुओं में 7 फेरे होते हैं। तो जो भी इनका जो रिलीजियस होता है उसमें जो 7 फेरे वाला सिस्टम है, जब तक वो नहीं होता तब तक उसको मैरिज नहीं माना जाएगा। हालांकि जो सिखिज्म है, सिखिज्म में एक आनंद मैरिज एक्ट भी है, तो वो भी लीगल है, उसके अकॉर्डिंग भी शादी मानी जाएगी, और हिंदू मैरिज के एक्ट के अंदर भी उसको लीगली जो है मैरिज माना जाएगा। लेकिन उसके लिए जो 7 फेरे हैं, जितने भी फेरे होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, वो होने जरूरी है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज आती है? तो इसमें टोटल 4 कम्युनिटीज आती है। कौन कौन सी? एक तो हिंदू है, दूसरे बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। ये 4 कम्युनिटीज आती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।